करते हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीटेट सेकंड लेवल के लिए हेल्पफुल ऑल टेट एग्ज़ाम। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध था। तो जो उत्तर और पश्चिम भारत था अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है चांदी एवं तांबा, तीसरा ऑप्शन है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चौथा ऑप्शन है कंबल। तो जो उत्तर पश्चिम भारत था वो कंबल के लिए प्रसिद्ध था ये मौर्य काल से। और अभी भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर कंबल काफ़ी अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं और जो प्रसिद्ध हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। इसे भिंगीसी भी कहा जाता था उस टाइम में। दूसरा क्वेश्चन है, अम्फोरा एक खालिस्तान था। तो अम्फोरा यहाँ पर बताना है ये क्या था। पहला ऑप्शन है इटली का सिक्का था एक, दूसरा ऑप्शन है लाल चमकदार बर्तन का नाम है, तीसरा ऑप्शन है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार या फिर बर्तन है, चौथा ऑप्शन है छिद्रयुक्त बर्तन। तो आपका राइट आंसर है ये एक बर्तन होता है लंबा वाला और इसमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते हैं। एम्फोरा एक प्रकार का जार था जो आकार में लंबा है और उसके दोनों तरफ हत्थे लगे होते थे, यानी कि डिब्बा। तीसरा क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे खालिस्तान के नाम से बुलाते थे। तो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च बहुत अधिक खपत की जाती थी और वहाँ पर काली मिर्च की खपत की वजह से इस काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। पहला ऑप्शन काला जादू, दूसरा ऑप्शन काला पत्थर, तीसरा ऑप्शन काला ताबीज, चौथा ऑप्शन काला सोना। काला सोना को एक और नाम से जाना जाता था। ये देखते हैं, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे और इसके साथ साथ इसे यवन पिर्रे के नाम से भी बुलाया जाता था या फिर जाना जाता था। चौथा क्वेश्चन है, रहट पानी निकालने वाला, चरखे सूत काटने वाला, अग्नि यात्राओं का आविष्कार खालिस्तान में हुआ था। तो ये जो चीज़ें दी गई हैं इनका आविष्कार किसके शासनकाल में हुआ था, कौन से काल में हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन है प्राचीन काल, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक काल, चौथा ऑप्शन है मध्यकाल। तो मध्यकाल में रहट चरखे और आग्नेयास्त्रों का क्या है आविष्कार किया गया था। मध्यकाल में लगभग 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इनका आविष्कार हुआ। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? यानी कि एक संस्कृत में एक प्रशस्ति पत्र पाया गया है जिसमें एक सुल्तान की क्या है प्रशंसा की गई है। उस प्रशस्ति का नाम बताना है, उन्हें उसका नाम बताना है जिस सुल्तान की उसमें प्रशंसा की गई है। तो पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है बलबन, चौथा ऑप्शन है फिरोजतुगलक। तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की गई है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर आपका। देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पत्र पाया गया है जिसे जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये संस्कृत प्रशस्ति पत्र है ये जोधपुर शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जोधपुर शिलालेख कौन सी भाषा में है? तो ये संस्कृत में है। इसमें उसकी विजयों एवं शौर्य गाथाओं का वर्णन मिलता है इस प्रशस्ति पत्र में। छठा क्वेश्चन है, हिरण्यागर्भ नाम का अनुष्ठान किया जाता है। तो ये हिरण्यागर्भ नाम का जो अनुष्ठान है ये किस समय पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता है, दूसरा ऑप्शन है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए चाहे वे जन्म से क्षत्रिय न हो, तीसरा ऑप्शन है हिरण का शिकार करने से पहले, चौथा ऑप्शन है पुत्र के जन्म के लिए। तो ये चाहे राजा क्षत्रिय के घर में जन्म ले या ना ले, लेकिन अगर उसको क्षत्रिय घोषित किया जाता है तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान उस समय किया जाता था राजा को क्षत्रिय घोषित करते समय। छठा क्वेश्चन इसमें थोड़ा डिटेल देखते हैं। हरियाणा गर्भ नामक अनुष्ठान राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए किया जाता था चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, यानी राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग प्रथम जो था उसने ये हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था। राजधानी उज्जैनी में किया था उसने ये। सातवां क्वेश्चन है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहा जाता था। तो व्यापारियों का एक संघ होता था चोल काल के समय में, तो उसको नगरम कहा जाता था। पहला ऑप्शन ग्रामम, दूसरा नगरम, तीसरा श्रेणी, चौथा सभा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड नगरम। चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। श्रेणी व्यापारियों का एक संगठन था। सभा या महासभा ब्राह्मण अग्रहों से संबंधित संघ था और ग्रामम गांवों की
एक संज्ञा दी गई थी गाँवों के लिए ग्रामम। और ये जो सभा महासभा या फिर ब्राह्मण अग्रह, ये क्या है, ये सभा और महासभा जो होती है ब्राह्मणों और अग्रहारों यानी ब्राह्मणों के समान ही जो अग्र माने जाते थे उनसे संबंधित ये संघ था। 8वां क्वेश्चन है नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन बंगाली, दूसरा असमी, तीसरा उड़िया, चौथा मैथिली। तो आपका राइट आंसर है बंगाली से, यानी कि बंगाली भाषा से नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि ने की थी। तो एक संप्रदाय है और इसकी स्थापना नाथ मुनि ने की थी और ये बंगाली भाषा से संबंधित है। 9वां क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो उसमें हिंसा नहीं थी बल्कि वो क्या था, अहिंसक आंदोलन था। और ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर भारत में चलाया था, उत्तर पश्चिम भारत में। तो पहला ऑप्शन है राम रहीम आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, तीसरा खुदाई खिदमतकार आंदोलन, चौथा है पख्तून आंदोलन। तो ये जो अहिंसक आंदोलन था इसका नाम खुदाई खिदमतगार आंदोलन था और ये खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमत आंदोलन चलाया था और उसी समय सवर्ण आंदोलन चल रहा था, उसी के साथ साथ ये चलाया था उन्होंने। 10वां क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद खालिस्तान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो जब 1919 के लिए जब संघर्ष की प्रस्तावना की गई थी उसके बाद जो एक डेट को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कांग्रेस के द्वारा, तो ये नई सभी के द्वारा मनाया गया था। ये कांग्रेस द्वारा इस स्वराज के लिए ये प्रस्तावना पास की गई थी। तो ये कौन सी डेट में थी? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1930, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1930, तीसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, चौथा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1930। आपका राइट आंसर है तीसरा ऑप्शन यानी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 1919 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया था। इसके पश्चात 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था 1929, जबकि 1930 में 26 जनवरी को ये क्या है, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बिग बियर किसका उदाहरण है? तो बिग बियर जो है नक्षत्र मंडल का एक एग्जाम्पल है और ये एक सिद्धांत का नाम है। पहला ऑप्शन है आकाशगंगा, दूसरा ऑप्शन तारा, तीसरा ऑप्शन नक्षत्र मंडल, चौथा ऑप्शन गैलेक्सी। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यानी नक्षत्र मंडल। बिग बियर नक्षत्र मंडल या फिर कंस्टेलेशन एक उदाहरण है। ये नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एक उदाहरण। तो ये एक सिद्धांत है और ये नक्षत्र मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत है। 12वां क्वेश्चन है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, दूसरा क्वेश्चन है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा को पृथ्वी की ओर चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, चौथा ऑप्शन है चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 1 प्रकाश वर्ष लगता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा चंद्रमा को पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में समान समय लगता है। यही कारण है कि केवल चंद्रमा एक ही तरफ से दिखाई देता है। पृथ्वी चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने और अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। 13वां क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है यानी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूमती है? पहला ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, तीसरा ऑप्शन है पूर्व से पश्चिम की ओर, चौथा ऑप्शन दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर अक्ष पर पूछा गया है कि अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। 13वां फिर क्वेश्चन थोड़ा इसके बारे में डिटेल देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है जिसे पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है और इस गति को अक्ष पर घूमने वाली गति को घूर्णन गति कहा जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन गति लगभग 24 घंटे है। इसकी समय अवधि कितनी है? 24 घंटे। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने एवं अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है जिससे उसका एक ही भाग दिख पाता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बता दी गई है कि जो घूर्णन अवधि है पृथ्वी की वो अपने पर वो 24 घंटे है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जो पहले क्वेश्चन में चीज़ें पूछी गई थी वो भी यहाँ पे नीचे बता दी गई हैं कि घूमने का समान समय लगता है चंद्रमा का पृथ्वी से उलट, इसीलिए चंद्रमा का एक भाग दिखाई पड़ता है। 14वां क्वेश्चन जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, समान रहता है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये समान रहता है।
जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिम गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार समान रहता है, क्योंकि प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच 111 किलोमीटर का अंतर होता है तथा प्रत्येक देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। प्रत्येक जो समांतर रेखा है वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। 15वां क्वेश्चन है पृथ्वी दिन कहलाता है। तो पृथ्वी दिन जो होता है वो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसमें जो जितना समय लेती है यानी लगभग 24 घंटे पिछले क्वेश्चन बताया था, तो वही पृथ्वी दिन कहलाता है। पहला ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। दूसरा ऑप्शन है ग्रीनविच का मानक समय। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 15वां क्वेश्चन, इसकी थोड़ी डिटेल देखते हैं। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन या द अर्थ डे कहलाता है। ये 24 घंटे के लगभग होता है। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी आया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे का लगभग समय लेती है। 16वां क्वेश्चन, विषुवत के दिन सूर्य की सीधी रेखा कहाँ पर पड़ती है। तो पहला ऑप्शन कर्क रेखा, दूसरा मकर, तीसरा विषुवत रेखा, चौथा ऑप्शन आर्कटिक रेखा आर्कटिक वृत्त पर। आपका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन यानी कि विषुवत वृत्त पर क्या है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत की स्थिति होती है यानी इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। इसी कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर सीधी रेखा पड़ने के कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को। 17वां क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि। तो ये किस कारण से हैं। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित हैं। तीसरा ऑप्शन है तो ये उद्योग और ये व्यापार इन चीज़ों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है ये। तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है। तो ये प्राकृतिक इफेक्ट है, ये इसका राइट आंसर होगा आपका। चौथा ऑप्शन, अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक छिछली है। तो आपका राइट आंसर है अधिक तंदुरित है। छिछली का मतलब एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं उथली पुथली। 17वां क्वेश्चन थोड़ा डिटेल देखते हैं। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है क्योंकि अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है, कटी फटी है। यह अनियमित एवं तंदुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श मान जाती है। यहाँ पर शायद ये कटी फटी नहीं है, इस तरह से आएगा। तंदुरित होता है जो यहाँ पर दिया गया है तंदुरित, या फिर दूसरा ऑप्शन में दिया गया है छिछली। तो तंदुरित का मतलब है यानी साफ और प्लेन। तो 18वां क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन एंडीज, तीसरा ऑप्शन रॉकी, चौथा ऑप्शन आल्प्स। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 7200 मीटर लगभग ये ऊँची है। 18वां क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज है, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। तो 7200 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी क्या है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ये भी इसका ध्यान रखना, एंडीज पर्वत। 19वां क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, चौथा राजस्थान में। आपका राइट आंसर होगा ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। 19वां क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों यानी अरुणाचल को छोड़कर, उत्तर पूर्व में जो राज्य हैं उनको छोड़कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी भागों में क्या है, अरुणाचल को छोड़कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्व भाग में ये पाए जाते हैं। अरुणाचल को छोड़कर यानी कि दोनों स्टेटों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। और इनके अतिरिक्त ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर यही दिया गया है अंडमान निकोबार, इसलिए राइट आंसर ये होगा। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर पूछा जाता तो हम पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के पूर्वी भाग भी इसमें सही होगा। 20वां लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें कौन सी कहाँ से कहाँ बहती हैं। यानी पहला ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, यानी जो घाटी होती है पहाड़। दूसरा ऑप्शन है समुद्र से सतह की ओर, यानी कि पानी से ज़मीन की तरफ। तीसरा ऑप्शन है सतह से समुद्र की ओर। चौथा ऑप्शन है पठार से मैदान की ओर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर सतह से समुद्र की ओर। आर्द्र पवनें, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो मानसून जब लौटता है तो उसकी जो आर्द्र पवनें होती हैं, हवाएं होती हैं, वो सतह से समुद्र की ओर बढ़ती हैं। यानी लौटते समय ये हवाएं क्या हैं, समुद्र में जाती हैं, ज़मीन से समुद्र में। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें सतह से समुद्र की ओर बहती हैं, इसे सतलीय समीर भी कहा जाता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन।